हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हमें स्टडी करना है साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो किस तरह से बना था। तो यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। इस हेडिंग के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल बन सकता है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका वाज फॉर्म। एक क्वेश्चन तो बहुत सिंपल बन गया। एक क्वेश्चन और बन सकता है इसके ऊपर, एक्सप्लेन द एफर्ट्स मेड बाय द ब्लैक एंड the whites to make a common constitution of South Africa। इसी तरह से यहां पर एक क्वेश्चन और बनेगा, हाउ द black majority and the white minority of South Africa agreed to draw up a common constitution for साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन चाहे किस तरह से भी पूछा जाए, लेकिन आपको आंसर एक ही तरह से देना है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना। आपको बस इतना लिखना है इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर, तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। तो आइए हम इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। आपने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था कि साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिलती है 26 अप्रैल 1994। 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे 1 मार्क्स में कि साउथ अफ्रीका कब इंडिपेंडेंट हुआ था, तो आपका आंसर होगा 26 अप्रैल 1994। एंड किससे हुआ था, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर व्हाइट माइनॉरिटी के रूल से इंडिपेंडेंट हुआ था। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिल गई। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर नेल्सन मंडेला जो थे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो आपका आंसर होगा नेल्सन मंडेला। एंड नेल्सन मंडेला को हम अफ्रीकन गांधी भी कहते हैं, क्योंकि गांधी जी की तरह से उन्होंने वहां पर सारे काम किए थे। इसी वजह से नेल्सन मंडेला को हम अफ्रीकन गांधी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे हु वाज अफ्रीकन गांधी, तो आपका आंसर होगा नेल्सन मंडेला। अब यहाँ पे क्या हुआ, नेल्सन मंडेला जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जो ब्लैक लीडर्स थे, ब्लैक लीडर्स या आप कह सकते हो नेल्सन मंडेला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ब्लैक पीपल से अपील की। ब्लैक लीडर्स अपील देयर फेलो ब्लैक पीपल, क्या अपील की, टू फॉरगिव द atrocities of white। यहां पे लिखा है मैंने whites, इसका मतलब क्या हो गया, white people। अगर मैं यहाँ पे white से लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, white people, या मैं लिखूं यहाँ पे white people, दोनों का मतलब सेम होगा। तो उन्होंने क्या बोला कि अपील की है लोगों से कि आप उन लोगों की एट्रोसिटीज का मतलब होता है अत्याचार, उसे आप फॉरगिव कर दीजिए। किससे बोला, ब्लैक लीडर ने बोला अपने लोगों से, ब्लैक लोगों से बोला कि आप
व्हाइट लोगों की जो एट्रोसिटीज हैं यानी कि जो अत्याचार हैं उन्हें आप माफ कर दीजिए, विच दे वर कमिटेड ड्यूरिंग देयर रूल। व्हाइट लोगों ने ब्लैक लोगों के ऊपर अत्याचार कब किए थे? जब व्हाइट लोगों का रूल चलता था ब्लैक लोगों के ऊपर, उस दौरान उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किए थे। तो इस टाइम पे क्या बोला जा रहा है कि अब हमारा देश आजाद हो चुका है एंड उन्होंने पास्ट में जो गलतियां की हैं, हमारे ऊपर जो अत्याचार किए हैं, उन्हें आप माफ कर दीजिए। एंड उन्होंने एक बात और बोली यहाँ पर, लेट्स मेक ए न्यू साउथ अफ्रीका। पहली चीज तो उन्होंने क्या बोला कि आप उनके अत्याचारों को माफ कर दीजिए, उन्हें आप माफी दे दीजिए। फिर उन्होंने क्या बोला, आइए हम सब मिलके एक नया साउथ अफ्रीका बनाते हैं, यानी कि एक नया देश बनाते हैं जिसमें क्या हुआ, विच वाज बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ ऑल रेस, मैन एंड वुमन। और साउथ अफ्रीका जो बनाया जाएगा वो किस तरह का होगा, इसमें सभी लोग इक्वल होंगे, इसमें सभी जो रेस हैं, जैसे आपने देखा व्हाइट एंड ब्लैक, ये क्या है, रेस हैं, ये सभी रेस यानी कि नस्ल कैसी होंगी, ये सभी नस्ल इक्वल होंगी, इसमें सभी मैन एंड सभी वुमन भी इक्वल होंगे। इस तरह का साउथ अफ्रीका बनाया जाएगा। इसमें आगे और लिखा जाएगा, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यू, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। जो साउथ अफ्रीका नया बनाया जाएगा उसमें क्या होगा, उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज होंगे, यानी कि उसमें डेमोक्रेसी के वैल्यू होंगे, उसमें सोशल जस्टिस होगा, किसी के साथ में अन्याय नहीं किया जाएगा, एंड उसमें ह्यूमन को राइट्स भी दिए जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हुआ, पहले तो 26 अप्रैल को देश आजाद हो गया, उसके बाद में नेल्सन मंडेला जो थे उसकी फर्स्ट प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसके बाद में ब्लैक लीडर्स ने अपील की अपने लोगों से कि वो लोग व्हाइट लोगों को माफ कर दें। किसके लिए माफ कर दें, जो उन्होंने एट्रोसिटीज की हैं उसके लिए वो लोग उन्हें माफ कर दें। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला, आइए हम सब मिलकर, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट सब लोग मिलकर एक नया देश बनाएंगे, एक नया साउथ अफ्रीका बनाएंगे। इसमें क्या होगा, सभी लोग यहाँ पर इक्वल होंगे, इसमें सभी रेस इक्वल होंगी, मैन एंड वुमन भी इक्वल होंगी, इस देश में डेमोक्रेसी के वैल्यूज होंगे, एंड यहाँ पे सोशल जस्टिस होगा, किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, एंड ह्यूमंस को राइट्स दिए जाएंगे। जब ब्लैक लीडर्स ने लोगों से अपील किया तो उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे ब्लैक पीपल एंड व्हाइट पीपल मिलकर अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, बोथ द पार्टीज, एक पार्टी वो थी जिसने उन लोगों के ऊपर अत्याचार किया था, एंड एक पार्टी वो थी जिसने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। एक पार्टी कौन सी थी, द वन हु रूल थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रिचुअल किलिंग। एक वो पार्टी थी जिसने उन लोगों को ऊपर अत्याचार किया था। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, अत्याचार करना, सताना लोगों को, एंड ब्रिचुअल का मतलब होता है क्रूअल, उसने लोगों को क्रूअल तरीके से मारा भी था। इस पार्टी ने क्या किया था, उन लोगों को बहुत परेशान किया था, एंड उसने उन लोगों को बुरी तरह से जान से भी मार दिया था। दूसरी तरफ वो पार्टी थी जिसने देश के इंडिपेंडेंट मूवमेंट के लिए लड़ाई लड़ी थी। एंड दूसरी पार्टी कौन सी थी, सेकंड कौन सी पार्टी होगी, सेकंड पार्टी वाज दैट हु रन, या लिख सकते हैं आप यहाँ पर फाइट, हु फाइट मूवमेंट फॉर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे दोनों पार्टी, एक वो पार्टी जिसने वहां पे लोगों को परेशान किया, लोगों को जान से मार दिया, एंड एक वो पार्टी थी जिसने देश के लिए मूवमेंट लड़ा था आजादी दिलाने के लिए। तो दोनों पार्टी क्या करती हैं, बोथ पार्टीज सिट
टूगेदर टू मेक ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे होता क्या है, दोनों पार्टीज, एक परेशान करने वाली एंड दूसरी कौन सी है, देश के लिए लड़ाई लड़ने वाली। आप कह सकते हैं एक वो लोग हैं जो परेशान करते थे एंड एक वो लोग हैं जो परेशान हुए थे। समझ आ गया ना, एक कौन से लोग हैं जो परेशान करते थे एंड दूसरे कौन से लोग हैं जो परेशान हुए थे। दोनों तरह के लोग साथ साथ बैठते हैं। साथ साथ बैठने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने देश के लिए एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हम अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग बनाएंगे एंड हम अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अलग बनाएंगे। हम दोनों को इसी देश में साथ साथ रहना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा कॉमन होना चाहिए। इन दोनों लोगों ने कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। इन दोनों पार्टीज के द्वारा से 2 इयर्स में एक कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया, जो दुनिया का एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, जो अपने सिटीजन्स को एक्सटेंसिव राइट्स देता है। एक्सटेंसिव का मतलब होता है काफी ज्यादा राइट्स देता है। तो दुनिया का उस टाइम का ये सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन में से एक था, जो अपने सिटीजन्स को बहुत ज्यादा राइट्स देता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना इतना आसान काम नहीं था। यहाँ पे बोल तो दिया गया कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक पार्टी यानी कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, उसे विश्वास नहीं है। इन दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे के ऊपर विश्वास क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में क्या देखा था कि एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को परेशान किया है, तो उन्हें विश्वास नहीं है कि फ्यूचर में जो हमें फिर से परेशान कर सकते हैं। एंड दूसरे वाले ग्रुप को क्यों विश्वास नहीं था, उसे लग रहा था कि अब जिन लोग कौन से ब्लैक लोग हमको परेशान कर सकते हैं, तो उन्हें एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। तो उन्होंने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना लिया, आइए अब हम इसको देखते हैं। आपने जाना कि दोनों ग्रुप को एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। दे हैव नो ट्रस्ट, दे कौन, ब्लैक एंड व्हाइट्स, they have no trust on each other। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक लोगों को व्हाइट के ऊपर विश्वास नहीं है एंड व्हाइट लोगों को ब्लैक के ऊपर विश्वास नहीं है। they have their own fear, so they want to safeguard their interest। इसका मतलब क्या हुआ, दे हैव देयर ओन फियर्स, यानी कि ब्लैक लोगों को डर लग रहा है कि व्हाइट लोग हमें फिर से परेशान ना करें। इसी तरह से व्हाइट लोगों को डर लग रहा है कि कहीं अब हमको ब्लैक लोगों को परेशान ना करें। तो यहाँ पे लिखा होगा दे हैव देयर ओन फियर्स। इसी वजह से वो क्या चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट को बचाना चाहते हैं। अपने इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट का मतलब होता है हित, जिसमें उनका भला हो। दोनों लोग अपने अपने इंटरेस्ट को बचाना चाहते हैं, जिससे कि उनका नुकसान ना हो। तो ब्लैक लोग एंड व्हाइट लोग क्या चाहते थे, ब्लैक लोग क्या चाहते थे, ब्लैक पीपल चाहते थे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए यहाँ पर, एंड डेमोक्रेसी के अंदर रूल बाय मेजोरिटी होना चाहिए, रूल बाय मेजोरिटी होना चाहिए। रूल बाय मेजोरिटी एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है एंड इसके साथ में वो किसी तरह कंप्रोमाइज करना चाहते नहीं है। ब्लैक लोग चाहते थे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी हो एंड यहाँ पे मेजोरिटी रूल करे, इस बात को लेकर वो कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ जो यहाँ पे व्हाइट्स हैं, व्हाइट्स चाहते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो है उसको ब्लैक लोग छीन ना लें, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अब ब्लैक पीपल हमारी प्रॉपर्टी को कब्जे में कर ले, तो वो चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे। फिर क्या होता है कि इन दोनों पार्टीज के बीच में, ब्लैक लोगों की पार्टी एंड व्हाइट लोगों की पार्टीज के बीच में काफी लंबे टाइम तक बातचीत होती रहती है, जिसे हम कहते हैं नेगोशिएशन। फिर क्या होता है, नेगोशिएशन काफी लंबा चलता है, इन दोनों के बीच में एक कंप्रोमाइज हो जाता है, इन दोनों के बीच में समझौता हो गया। व्हाइट लोगों ने ब्लैक लोगों की बात मान ली एंड ब्लैक लोगों ने व्हाइट लोगों की बात मान ली। तो व्हाइट लोगों ने क्या बात मानी है कि यहाँ पे रूल बाय मेजोरिटी होगा, इसे हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल।
प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल। प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल डेमोक्रेसी का क्या है, एक प्रिंसिपल है। इसमें क्या बोला जाता है कि जिसकी मेजोरिटी होगी वो रूल करेगा। दूसरी तरफ व्हाइट लोगों ने एक बात और मानी है कि यहाँ पे जो पुअर्स होते हैं एंड जो वर्कर्स होते हैं उनको भी थोड़े से राइट्स दे देने चाहिए। अब क्या होता है, ब्लैक लोगों ने इनकी बात मान ली एंड बोला कि यहाँ पे मेजोरिटी रूल तो होगा लेकिन मेजोरिटी रूल एब्सोल्यूट नहीं होगा। मेजोरिटी रूल शुड नॉट बी एब्सोल्यूट। इसका मतलब है कि वो लोग व्हाइट लोगों को परेशान नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर ब्लैक लोग व्हाइट लोगों की प्रॉपर्टी को नहीं कब्जे में करेंगे, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी को वो छीनेंगे नहीं, उनकी प्रॉपर्टी उनके पास में ही रहेगी। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज एग्री हो जाती हैं। व्हाइट लोग एग्री हो गए कि हम यहाँ पे इस प्रिंसिपल को मानते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल होगा और यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट होगा। दूसरी बात क्या है कि ब्लैक लोगों ने व्हाइट लोगों की बात मान ली कि हम आपकी प्रॉपर्टी को छीनेंगे नहीं। लेकिन अब इन दोनों की बातों पर विश्वास कैसे किया जाए। इन दोनों पार्टीज ने एक दूसरे से कह तो दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी थी। तो इन दोनों पार्टीज ने क्या किया, इन रूल्स को बुक के अंदर लिख दिया। तो इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए रूल्स होते हैं जो किसी देश को चलाने के लिए काम में आते हैं। इस तरह से लगभग 2 साल में इन लोगों ने अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया, जो दुनिया का सबसे फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक था, जो अपने सिटीजन्स को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव राइट्स देता है। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा व्यापक राइट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से प्रिपेयर हुआ। अब हमको देखना है साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ है उसके कौन कौन से फीचर्स थे। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। एक इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा, सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, राइट द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो आपको इसका आंसर लिखना आना चाहिए। इसमें आपको क्या लिखना है, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा जाएगा, इट वाज प्रिपेयर आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट्स एंड डिस्कशन ऑफ 2 years। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था 2 years में, आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट एंड डिस्कशन, लॉन्ग डिबेट एंड डिस्कशन के बाद में साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का ये एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन था। दुनिया का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया इसको, क्योंकि इट गिव एक्सटेंसिव राइट्स टू देयर सिटीजन। दुनिया का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है क्योंकि ये अपने सिटीजन को काफी ज्यादा राइट्स देता है। दूसरी बात क्या है, इसमें सबसे खास बात जो दुनिया में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती, दोनों पार्टीज, बोथ द पार्टीज, कौन से, ऑपरेसर, परेशान करने वाला, एंड ऑपरेस्ड, परेशान होने वाला, यानी कि व्हाइट एंड ब्लैक, दोनों पार्टीज मिलकर अपने देश के लिए एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती हैं। ऐसा एग्जांपल वर्ल्ड में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है, बोथ द पार्टीज, द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड मेक ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर कंट्री। ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड मेक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर साउथ अफ्रीका। इन दोनों ने साथ मिलकर, यानी दोनों पार्टीज साथ बैठती हैं, बैठने के बाद में अपने देश के लिए एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करती हैं। एंड लास्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं हम, इट इंस्पायर डेमोक्रेट्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरणा देना। इट मीन्स साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड के सभी डेमोक्रेट्स, यानी कि जो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं,
उनको प्रेरणा देता है। साउथ अफ्रीका में पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां पर लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता था कलर के ऊपर। लेकिन अब क्या हुआ, साउथ अफ्रीका दुनिया की सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी बन गई है एंड दुनिया की डेमोक्रेसी का जी एक तरह से मॉडल बन गया है। तो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बन गई है। अब दुनिया के जितने भी डेमोक्रेसी के लोग हैं वो कहते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन हो तो साउथ अफ्रीका की तरह हो, यानी कि डेमोक्रेसी का वो क्या बन गया, एक तरह से मॉडल बन गया है। जो पहले कभी डेमोक्रेसी था नहीं, वो अब एक डेमोक्रेसी का मॉडल बन गया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका इंस्पायर डेमोक्रेट्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसका आंसर क्या होगा कि साउथ अफ्रीका में पहले डेमोक्रेसी नहीं थी एंड बाद में वो डेमोक्रेसी का एक मॉडल बन गया। दूसरी बात क्या है, इसी क्वेश्चन में आप बता सकते हैं, इट गिव एक्सटेंसिव राइट्स टू देयर सिटीजन। इसमें एक खास बात क्या थी कि दोनों तरह के लोग, परेशान करने वाला एंड परेशान होने वाला, दोनों तरह के लोग साथ साथ बैठते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। एंड इसमें लास्ट पॉइंट और ले सकते हैं, इट वाज द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। अगर आपसे फीचर लिखने के लिए बोला जाता है तब भी आपको ये पॉइंट लिखने हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन जो था डेमोक्रेट्स को क्यों इंस्पायर करता था, तब भी आपको इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे लिखना होगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।